नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस एकेडमी में। आज के इस वीडियो में एमपीपीएससी 2020 टॉपर्स की कॉपी देखी जा रही है, आप सभी को पता है। तो इसके पहले अपन ने मनीष धनगर जी की कॉपी देखी। आज हम सिमी यादव मैडम की कॉपी देखेंगे, जिसमें इनका 3rd रैंक है। और इनके जो मेंस के मार्क्स अगर आपको नहीं पता है तो ये मेंस के मार्क्स आप यहाँ पे दे सकते हैं। जो मेंस का टोटल पेपर कितने का होता है, 1400 नंबर का होता है, जिसमें कि इनको 777.50 अंक मिले। तो 50 अपन ने नहीं लिखा, 777 से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो 700 प्लस मार्क्स लाना या 750 प्लस लाना और 800 लाना, तीनों में बहुत अंतर होता है। ठीक है, तो आपको आंसर राइटिंग की कला पता होनी चाहिए कि कैसे लिखा जाता है, क्या फ्लो चार्ट का यूज़ कर सकते हैं, सब कितनी शब्द सीमा में यूज़ कर सकते हैं, कहाँ लिखना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, और बॉडी कैसी बनानी चाहिए, ये सब चीज़ें आपको पता चल जाएगी। आपको पता है कि मनीष धनगर जी की कॉपी तो आपको बता ही दी गई है। अब इसके बाद अपन सिमी यादव मैडम की कॉपी देख लेते हैं। तो आप यहाँ से उत्तर लेखन सीख सकते हैं कि कैसे उत्तर लेखन किया है इन्होंने, और इसी को फॉलो कर सकते हैं आप। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग यहाँ पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, और कमेंट कर सकते हैं यदि आपको किसी प्रकार का क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो इन्होंने जो टेस्ट लिखा था वो कहाँ लिखा था, CMICS में था, चेतन मीना में लिखा था। और इनके कितने कितने मार्क्स रहे हैं ये देख लीजिए पहले। और यहाँ पे आप नाम देख सकते हैं, सिमी यादव। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए, सिमी यादव। और ये इन्होंने 2023 में जो टेस्ट लिखा उसकी कॉपी है। ठीक है, तो देखिए 2023 में लिखा होगा तो 2022 और 21 के जो पेपर है, 19 के पेपर, 18 के पेपर भी लगभग वैसे ही लिखे होंगे ना, आपको तो पता चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए 3 मार्कर में कितने नंबर मिले इनको, 22 नंबर मिले 45 में से। 5 मार्कर में 25 और 11 मार्कर में 31। टोटल ग्रैंड टोटल इनका कितना हो रहा है, 150 में से 78। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा कम आपको नज़र आ रहा होगा, बाकी तो यही तो अंतर है आपका। आपको पता है कि यहाँ पर उनके नंबर कितने थे, 88 के आसपास थे मनीष धनगर जी का, और यहाँ पे 78 है सिमी मैडम की। ठीक है, तो 10 नंबर का हेरफेर हो जाता है। तो 22 नंबर जो 3 मार्कर में ये थोड़ा कम है, यहाँ से आप बढ़ा सकते थे, 30 34 से बढ़ा सकते थे। तो या तो देख लीजिए इन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर नंबर खींचे जा सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर आगे चलते हैं, देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या था। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, और ये जो टेस्ट है ये पॉलिटी से संबंधित है, पेपर 2 के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। पहला क्वेश्चन बोला कि संवैधानिक नैतिकता क्या है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। अब इसके बारे में बताना था तो एक डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो इन्होंने बता दिया कि संविधान द्वारा प्रदत्त नैतिक तत्व जैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य आदि संवैधानिक नैतिकता है। ठीक है, अब फिर इन्होंने उदाहरण लिखा नहीं, तो इनको उदाहरण लिखना चाहिए था, जैसे कि मृत्युदंड एवं समलैंगिकता को अपराध श्रेणी से बाहर करना। ठीक है, संवैधानिक नैतिकता हो जाती है। नेक्स्ट है इसका, तो इसमें इनको 2 नंबर मिला, सिर्फ डेफिनेशन इन्होंने लिखी थी। अगर ये उदाहरण में लिख देते तो हो सकता है 2.5 नंबर मिल जाते इनको, 3 में से 2.5 नंबर बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं, 3 में से 3 नंबर भी मिल जाते हैं, ऐसे कोई इशू नहीं आता। अगर एग्जैक्ट आपको जो पूछा गया वो लिख देते हैं, और अगर वहाँ पे एग्जाम्पल नीडेड है और अगर दे सकते हैं तो दे देंगे, तो 3 नंबर मिल जाएगा। पूना समझौता के बारे में बात हो रही है, तो पूना समझौता के बारे में ये इन्होंने क्या लिखा है, यह समझौता महात्मा गांधी एवं भीमराव अंबेडकर के मध्य हुआ, विषय वस्तु थी हरिजनों को प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व न देने के संबंध में। अब इन्होंने डेट स्किप कर दी। ठीक है, तो इस वजह से इनको कितना नंबर मिला है, 1.5 नंबर मिला है। तो देखिए की फैक्ट तो आपको लिखना ही है। अब डेट है, पहले तो आप लिखेंगे कि भाई किनके किनके मध्य हुआ, दूसरा आपको लिखना था कि कब हुआ, तीसरा आपको लिखना था कि भाई उद्देश्य क्या था इसके पीछे। ठीक है, ये चीज 3 पॉइंट इसके बन जाते हैं। तो 3 पॉइंट में आप 3 मार्कर को 3 पॉइंट में लिख सकते हैं, तो 3 नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि उसको एग्जैक्ट सीधा दिखेगा कि भाई 3 मार्कर का क्वेश्चन है और 3 पॉइंट इसने लिखे हुए हैं। ठीक है, ऐसे 5 मार्कर में 5 पॉइंट एटलीस्ट कम से कम 5 पॉइंट हो। 11 मार्कर में अब तो 11 पॉइंट लिखना है ये नहीं है इसका मतलब। ठीक है, 11 पॉइंट में आपको क्या करना है कि वहां पर क्वेश्चन के ऊपर जैसा क्वेश्चन पूछा गया उस हिसाब से आपको लिखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों के प्रमुख स्रोत बताना है। ठीक, इन्होंने क्या बताया, प्रमुख स्रोत अमेरिका का संविधान, और क्या बताया 1935 का आयरिश संविधान। तो पूछा क्या गया, भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों के प्रमुख स्रोत बताना, मौलिक अधिकार के पूछा गया। ठीक है, मौलिक अधिकार क्या आप बता सकते थे, अमेरिका के संविधान, और एग्जाम्पल दे सकते थे। आप एग्जाम्पल देते तो आपको यहाँ पर 2.5 नंबर या 3 नंबर मिल सकता था। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कि न्यायिक अति सक्रियता क्या है, जुडिशियल ओवर रीच क्या हो जाता है। यहाँ पर इन्होंने डेफिनेशन लिखी हुई है, देख लीजिए कि न्यायपालिका द्वारा अपने अधिकारों से अत्यधिक बढ़कर न्याय निर्णय करना, जिससे विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका के मध्य टकराव उत्पन्न हो जाए, ये क्या होता है, न्यायिक अति सक्रियता होती है। और यहाँ पर एक एग्जाम्पल देना था, तब इसका फुलफिलमेंट हो जाता और इसको 3 मार्कर मिल जाते। ठीक, नेक्स्ट है कि ऑडिट दिवस के बारे में पूछा गया, तो ऑडिट दिवस इन्होंने लिख दिया 16 नवंबर 2021, ये बता सकते थे, जैसे इनको पता नहीं था तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 16 नवंबर। ठीक है, 2021। नेक्स्ट है कि धर्म में अनिवार्यता का सिद्धांत, द डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी इन रिलीजन
क्या है ये, सिरूर मठ मामले से संबंधित है। ठीक है, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं पता है तो आप छोड़ सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे इन्होंने 3 मार्कर में कितना कम लिख पाए हैं या फिर अटेम्प्ट नहीं कर पाए, तो इस वजह से इनको 25 नंबर ही मिल पाए। ठीक है, तो ये 30, 34, 35 तक जा सकता है 45 में से, कोई इशू नहीं है। अगर आपको प्रॉपर तरीके से आपने पढ़ा है, रिवीजन किया तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि सोशल मीडिया क्या है, सोशल मीडिया के ऊपर लिखा हुआ है और उदाहरण लिखे हुए, इसलिए 2 नंबर मिल गया। विदेशी योगदान विनिमय अधिनियम FCRA के बारे में पूछा गया 2010 का, उसके बारे में बताना था। उसका नेक्स्ट है कि ग्राम सभा क्या है, ग्राम सभा के बारे में बता दिया और 3 पॉइंट अच्छे बताए हैं और अंडरलाइन भी किया हुआ है और आर्टिकल भी बताया हुआ है, तो ये इसमें 3 मार्क्स मिल गए। ठीक है, नेक्स्ट है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रशासनिक सेवा को देश का स्टील फ्रेम क्यों कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारतीय प्रशासनिक सेवा को देश का स्टील फ्रेम क्यों कहा, उसके बारे में इन्होंने लिख दिया, तो इनको 1 ही नंबर मिला क्योंकि बहुत ऑर्डिनरी लिखा है इन्होंने क्या लिखा, इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी पूरे देश के शासन संचालन में मुख्य धुरी की तरह कार्य करते हैं। इन्होंने ये सर्वसाधारण उत्तर लिखा। इस प्रकार से ये आपके लिए एक अच्छा एग्जाम्पल है कि अगर इस प्रकार से आप सर्वसाधारण तरीके से लिखते हैं तो आपको 1 ही नंबर मिलेगा। ठीक, यथा राजा तथा प्रजा के बारे में बताना था कि ये कौटिल्य का विचार है, तो कौटिल्य ने किस सिद्धांत से संबंधित है, किस सिद्धांत से संबंधित है, उसकी थोड़ी सी व्याख्या करना था। ठीक, अब ये 3 मार्कर आप देख सकते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके सभी 3 मार्कर और बताने लगे और 5 मार्कर बताने लगे तो फिर आपका टाइम बहुत चला जाएगा। अब यहाँ पे आप 2.5 नंबर जो मिला है वो देख लीजिए। प्रत्यायोजन के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका अर्थात बता दिया। प्रत्यायोजन मतलब डेलीगेशन, अपने कार्य को विधिक रूप से दूसरे को सौंपना प्रत्यायोजन है। ठीक है, इसका प्रभाव ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की ओर होता है। ठीक है, ये भी बता दिया कि भाई इसकी जो दिशा होती है वो कैसी होती है। ठीक है, प्रभाव कैसा होता है और एक छोटा सा डायग्राम में यहाँ बता दिया गया, उदाहरण भी बता दिया गया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर 2.5 नंबर मिल गया। नेक्स्ट है कि नियंत्रण के क्षेत्र से क्या तात्पर्य है, तो उसके बारे में बताया इन्होंने। ठीक है, फिर उसका उदाहरण बता दिया, इसलिए 2.5 नंबर मिल रहा है। देख रहे हैं आप लोग, उदाहरण बता रहे हैं, डेफिनेशन बता रहे हैं। डेफिनेशन पूछी थी इसलिए डेफिनेशन के बाद उदाहरण दे दिया, इस वजह से इनको 2.5 नंबर मिला। ठीक है, हो सकता है 3 नंबर भी मिल सकता है, आपकी राइटिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, राइटिंग इनकी बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं है, बहुत सुंदर भी नहीं है, मतलब ठीक है, इतनी राइटिंग होनी चाहिए जितने की आप सामने वाला पढ़ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि संविधान के मूल ढांचे के प्रमुख तत्व लिखना था। 5 मार्कर का नंबर का क्वेश्चन है और इन्होंने क्या कैसे अटेम्प्ट किया देख लीजिए यहाँ पर। तो इन्होंने क्या किया है कि संविधान के मूल ढांचे के प्रमुख तत्व बताना था, तो इन्होंने सीधे प्रमुख तत्व लिख दिया, मतलब ना तो कोई भूमिका बनाई ना ही निष्कर्ष। देख लीजिए, निष्कर्ष लिखा के इन्होंने निष्कर्ष, ठीक है, निष्कर्ष को इन्होंने तत्व के रूप में ही समावित कर दिया। तो इसको इनको 3 नंबर मिले हैं, तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा भी मिल सकते थे, 3.5 नंबर भी मिल सकते थे यदि ये क्या करते हैं, अगर इनको थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से बताते कि संविधान के मूल ढांचे के प्रमुख तत्व एक भूमिका बना लेते हैं। फिर उसके बाद आप तत्व तो बहुत सारे पॉइंट है, तो यहाँ 4-5 तत्व तो पता नहीं है आपको, क्योंकि भाई देखिए 5 मार्क कर रही है। ठीक है, तो 5 तत्व बता देते। जैसे पहले इन्होंने लिखा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता, दूसरा लिखा है मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य। ठीक है, नेक्स्ट है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब ये सब जो लिख रहे हैं ये, अगर इसको ये बता देते कि भाग 4 में, भाग 4A में या अनुच्छेद बता देते हैं कि भाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, तो क्या होता है, इससे बहुत अच्छा आंसर बन सकता था। इनको जो गुड मिला है उसको एक्सीलेंट भी मिल सकता था। ठीक है, तो यहाँ पे 3.5 नंबर मिल सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे आर्टिकल नीडेड था और भाग भी बता सकते थे आप, लेकिन इन्होंने बताया नहीं। बाकी जो लिखा है वो ठीक लिखा है। न्यायिक समीक्षा लिखा हुआ है, फिर स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय लिखा हुआ है, प्रस्तावना में वर्णित तत्व आर्थिक सामाजिक और फिर राजनीतिक न्याय आदि सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है कि शासन की संसदीय व्यवस्था की विशेषता बताना है। तो यहाँ पर अब इन्होंने लिखा है कि भाई अपनाया, किससे अपनाया, ब्रिटिश संविधान से, उसको बॉक्स में कंप्लीट कर दिया। फिर उसके बाद इन्होंने लिखा कि एक विशेषता का डायग्राम बना दिया, फ्लो चार्ट बना दिया और उसमें 4-5-6 पॉइंट लिख दिए। ठीक है, तो इसको थोड़ा व्यवस्थित तरीके से लिखा जाना चाहिए कि शासन की संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से अपनाई गई। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा एक ही लाइन में लिख देते तो थोड़ा ठीक लगता। अब इसको थोड़ा सा, ये जो बॉक्स है थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं और इसको प्रॉपर तरीके से आप मैनेज करके बना सकते थे, तो वो भी थोड़ा सुंदर लगता। तो जितना अच्छा प्रेजेंटेशन होगा उतना अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। आंसर राइटिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आपको कुछ जानकारी है तो सीधे जाकर के लिख के आ गए, उससे आपका काम नहीं होगा। आपको उसको तरीके से प्रेजेंट करना आना चाहिए, फ्लो चार्ट, फॉर्मेट, ये सब, बॉडी कैसी होनी चाहिए, भूमिका, निष्कर्ष होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, सब पता होना चाहिए। आपके पास टाइम कितना है, टाइम ज़्यादा है तो आप लिख सकते हैं भूमिका और निष्कर्ष। अगर टाइम ज़्यादा नहीं है तो फिर आप एक भूमिका लिख दीजिए, निष्कर्ष मत लिखिए, किसी में निष्कर्ष लिख दीजिए, किसी में भूमिका मत लिखिए, तो ये सब चीज़ हो जाएगी। ठीक है, विशेषता यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या लिखी है इन्होंने। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, पहला पॉइंट इन्होंने ये लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के सदस्यों से ही चुने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिख रहे हैं कि संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका व विधायिका परस्पर संबंधित होती है। नेक्स्ट है कि भारतीय विधायिका ब्रिटिश विधायिका के
समान निरंकुश नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है विधायिका कार्यपालिका के माध्यम से जनता के प्रति जवाबदेह होती है। अगला पॉइंट लिख दिया है कि कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है। तो ये रिपीट कर दिया इनमें। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि आप एक ही वाक्य को बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो ये होगा तो इससे नेगेटिव इंपैक्ट जाता है। ठीक है 5 मार्कर। यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 26 में अंतर बताना है। धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित आपको पता हो गया। ठीक है, और ये बहुत न्यूज़ में था, आपको पता है धर्म संबंधित मामले बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहे थे, तो उससे संबंधित क्वेश्चन बन गया, इन्होंने बनाया मतलब। तो इन्होंने क्या लिखा, उक्त दोनों धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है किंतु अंतर है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है अनुच्छेद 25 के बारे में, अनुच्छेद 26 के बारे में। तो अनुच्छेद 25 को रिलेट कर दिया इन्होंने कि संविधान में क्या उल्लेख है उनके बारे में लिखा है। इसके तहत प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म निर्बाध रूप से मानने मौलिक अधिकार प्राप्त है। ठीक है, थोड़ा टूटा फूटा आपको पढ़ने में भी समझ में आ रहा होगा। उदाहरण लिखा है कि सिखों को कृपान धारण करने का अधिकार यहीं से प्राप्त होता है। ठीक है, उदाहरण दे दिए इन्होंने। नेक्स्ट है कि आर्टिकल 26 में क्या लिखा है इन्होंने, इसके तहत प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद की धर्म संस्था स्थापित करने और उसे आय प्राप्त करने का अधिकार है। तो यहाँ पे थोड़ा सा फैक्टर इनको डालने चाहिए कि भाई उदाहरण बताना चाहिए, किसी संस्था का बताना चाहिए। ठीक है, शिक्षा संबंधित जानकारी देनी चाहिए थी, तो शिक्षा संबंधित कोई भी एक संस्था लिख सकते थे आप यहाँ पर। ठीक है, तो 5 मार्कर आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। देखिए फ्लो चार्ट, यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन है कि लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल क्यों आवश्यक है, और फिर यहाँ पे फ्लो चार्ट में इन्होंने लिख दिया, देख लीजिए। ठीक है, तो 3 मार्क इनको 3 नंबर मिला है, इसमें गुड आंसर मिला है। बाद में गैर सरकारी संगठनों के लिए संवैधानिक प्रावधान लिखना था, तो यहाँ पे आपको पता है कि इन्होंने ऐसे लिखा हुआ है। देखिए बहुत सारे चार्ट हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप से आप लिख सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप के आप फ्लो चार्ट बना करके प्रेजेंट कर सकते हैं, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही तरीके से लिखें। ठीक है, तो ये मैंने कुछ बना दिए हैं, इनको देख करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप गूगल पे भी कर सकते हैं, आपको फ्लो चार्ट मिल जाएंगे वहाँ से, कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, केंद्रीय सीबीसी के बारे में पूछा गया, तो सीबीसी के बारे में देखिए यहाँ पे चार्ट बना करके इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, फ्लो चार्ट बना करके। अब 11 मार्क का देख लीजिए इनका कि 11 मार्क का यहाँ पे आप 5 मार्क का देख लीजिए। ठीक है, और पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी आपको, तो वो देख लीजिए वहाँ से। ठीक है, तो ज्वाइन कर लेना और वहाँ पे पीडीएफ देख लेना। ठीक है, बाकी 11 मार्क का देखते हैं आप अपन यहाँ से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, क्वेश्चन देख लो अच्छे से, कि भारत में स्वाधीनता की मांग में ही संविधान बनाने की मांग छिपी हुई थी। पहला ये बोला, उसका और क्या है, उद्देशिका में शामिल प्रमुख बिंदुओं का उल्लेख करते हुए इसका महत्व लिखिए। तो उद्देशिका के जो मतलब क्वेश्चन था उनको इन्होंने मेंशन किया हुआ है यहाँ पे, जिस प्रकार का क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं और वाला, तो इसको इन्होंने मेंशन कर दिया कि उद्देशिका के ऊपर लिखा हुआ है। ठीक, फिर इन्होंने एक बॉडी बना दी, भूमिका बना दी। भूमिका में इन्होंने लिख दिया कि भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना, जिसको बोला जाता है, संविधान का आईना है जो हमारे संविधान के प्रमुख तत्वों को हमें एक नज़र में पाठ पढ़ाती है। ठीक है, उद्देशिका के प्रमुख बिंदु। ठीक, अब यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज में आपको बैरियर नज़र आ रहा होगा कि अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं अपने वाक्यों में, आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें हो सकती है, लेकिन ये ही जो गलतियाँ यहाँ पे हो रही है इन्होंने टेस्ट सीरीज में किया होगा, और लेकिन मेन कॉपी में इस प्रकार से गलतियाँ नहीं हुई होगी कि वाक्य में कहीं ना कहीं थोड़ी सी त्रुटि आपको नजर आती है। अब उद्देशिका के प्रमुख बिंदु देख लीजिए। पहला बिंदु में बोला जा रहा है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, महत्व बता दिया, वास्तविक प्रभुसत्ता, भारत के लोगों में निहित होने का भाव। नेक्स्ट बोल रहा है कि लोकतंत्र के बारे में लिखा, महत्व और उदाहरण दे दिए। फिर उसके बाद गणतंत्र के बारे में बताया कि गणतंत्र क्या होता है, देश का राष्ट्राध्यक्ष जो होता है, राष्ट्रपति होता है, वो आनुवांशिक नहीं होता और वो निर्वाचित होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4, 5, 6, 7 पॉइंट लिखा हुआ है, सभी उद्देशिका के पॉइंट लिख दिए। आर्थिक समाज स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा व अवसर की समता। तो इन्होंने प्रॉपर तरीके से जो उद्देशिका है उसको मतलब उसको हेडिंग कीवर्ड बनाया, और कीवर्ड बनाने के बाद उसके अंदर की जो पॉइंट हो सकते थे, जैसे मौलिक अधिकार में है या फिर कहीं पे भी अनुच्छेद से संबंधित है, तो उसको उन्होंने मेंशन कर दिया। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या लिखा है इन्होंने, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो है, आपको पता है उद्देशिका में, लेकिन उद्देशिका में अनुच्छेद के बारे में नहीं उल्लेख मिलता है ना आपको, सिर्फ ये हेडिंग मिलती है। लेकिन इन्होंने क्या किया, अनुच्छेद 19 में वर्णित है, ये इसको जोड़ दिया, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको रिलेट करना है, लिंक करते हुए चलना है। जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो सकती है दे दीजिए, उससे कोई नुकसान नहीं होगा आपका, लेकिन बहुत ज़्यादा एडिशनल मत दे देना। मतलब कि क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसके अंदर रहना, उसका जो व्रत है उसके बाहर जा कर के मत दे देना, क्योंकि वो पचता नहीं है। ठीक है, पीएससी को यूपीएससी लेवल की बातें ज़्यादा मत करना वहाँ पर, थोड़ा सा जितना क्वेश्चन पूछा गया उस लेवल के हिसाब से लिखना, ज़्यादा मत चले जाना वहाँ पर। ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता संबंधी बता दिए, फिर 25 से 28 अनुच्छेद है, प्रतिष्ठा अवसर की समता, फिर एकता अखंडता व्यक्ति गरिमा, और फिर निष्कर्ष दे दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, और इसको बहुत अच्छे से लिखा जा सकता था।
ठीक है, तो ये लिख दिया इन्होंने। और फ्लो चार्ट भी डिफरेंट टाइप से यूज़ कर सकते थे। ठीक है, तो ये आपको एक कॉपी दिखाने का मकसद ये है कि आपको इससे अगर कुछ भी थोड़ा बहुत अभी अगर सीखने को मिल रहा है और आपके आंसर राइटिंग में कुछ भी सुधार आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पे मूल अधिकारों की विशेषता से संबंधित 11 मार्कर है और इन्होंने लिखा है कि संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद इन्होंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो कभी भी ये गलती ना करें कि अनुच्छेद जो फर्स्ट लाइन में बताया जा रहा है वो अनुच्छेद फुल फॉर्म में लिखो, फिर उसके बाद अगर सेकंड थर्ड लाइन में आ रहा है तो आप उसको डॉट मार के शॉर्ट में बता सकते हो। ठीक है, तो ये शुरुआत में ही गलती ना करें। ठीक है, और फिर डॉट लगा दिए तो ये सब चीज़ें नहीं चलेगी। अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित 6 मूलाधिकार फिर है कि भाई अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं और उसका अनुसरण करते हुए भारतीय संविधान में शामिल किया गया। ये बता दिया इन्होंने मूलाधिकार के संबंध में। अब इसकी विशेषता लिख दी। अब मूलाधिकार से संबंधित विशेषता लिखी है तो इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर सकते थे। कैसे? इन्होंने लिखा अनुच्छेद 13 लिख दिया, ठीक है, और उसको एक्सप्लेन कर दिया कि क्या चीज़ है। अब इसको डिस्क्राइब मतलब डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करना था कि स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार, शोषण से संबंधित अधिकार, है ना, धार्मिक संबंधित अधिकार, समानता के अधिकार। तो इसका जो स्टार्टिंग है ना, समता, समानता, इस टाइप के जो है 14 से 18, फिर 19 से 22, फिर 23, 24 है, इस टाइप से डिस्क्राइब करते अलग अलग तरीके से थोड़ा और डिवाइड कर लेते तो इनको इसमें से और ज़्यादा मार्क्स मिल जाते थे। जैसे 4.5 नंबर मिला है वो इसलिए मिला क्योंकि इन्होंने प्रॉपर तरीके से उसको फ्लो चार्ट में डिज़ाइन नहीं कर पाया। थोड़ा सा अच्छे से प्रेजेंट कर लेते तो और अच्छा हो जाता। और ये प्रेजेंटेशन की बात की जा रही है तो ये प्रेजेंटेशन जो अपने स्टूडेंट है जिन्होंने 2021 के लिए आंसर राइटिंग की उनको पता है किस बारे में बात की जा रही है। ठीक है, और अभी नहीं कर सकते हैं आप लोग के लिए, मतलब आंसर राइटिंग का कोर्स अभी नहीं करवा सकते आपको क्योंकि अभी टाइम नहीं है, क्योंकि 2021 का मेंस फिर 22 का मेंस, तो 22 के मेंस के लिए कर सकते हैं लेकिन 21 के मेंस के लिए तो नहीं कर सकते। बहुत सारे से बिजी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से ये चीज़ नहीं हो पाएगी। बाकी 2022 के लिए जिसको मेंस की तैयारी करना है उसके लिए अपन अलग से कार्यक्रम चालू कर देंगे, तो आप लोग सीख लेना उससे। ठीक है, बाकी यहाँ पे देख लो 25, फिर यहाँ पे इन्होंने बता दिया, फिर उसका दिया पूछा कि देखो यहाँ के लिखा है इन्होंने रिव्यू जो मिला, आप प्रश्नों को अच्छे से नहीं समझ पाए हैं। तो टेस्ट सीरीज में ये चीज़ सब चीज़ें हो जाती है कि भाई कभी कभी हम क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं और लिख कुछ और आते हैं, फिर जब रिव्यू मिलता है, जब बताया जाता है कि इसमें ये सब चीज़ नहीं लिखना था तो ये वो चीज़ समझ में जाती है, फिर जाकर के आप फाइनल एग्जाम में ये सब गलती नहीं होती। तो टेस्ट सीरीज का मतलब यही होता है कि आप क्या क्वेश्चन को समझ पाए, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे मूलाधिकारों की विशेषता बताना था तो इन्होंने पूरे मूलाधिकार छाप दिए, विशेषताएं बतानी थी उसकी। ठीक है, तो यहाँ इन्होंने टोटल मतलब जो प्रावधान है वो बता दिए, थोड़ा विशेषता और प्रावधान में अंतर हो जाता है। ठीक है, बाकी ठीक है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से गलती हो जाती है, इसलिए 4.5 नंबर मिला है इनको। बाकी यहाँ पे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना अधिकार से संबंधित है, तो ये आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, फ्लो चार्ट का यूज़ किया गया है और 2 टाइप के फ्लो चार्ट का यूज़ किया गया है, इसलिए 7.5 नंबर मिल गए हैं। ठीक है, तो ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और ये PDF डाल दी जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सब एक एक क्वेश्चन अगर एक्सप्लेन करने लगे तो फिर आपका भी समय ज़्यादा जाएगा और हमारा भी जाएगा। ठीक है, Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.